डॉक्टर साहब, भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद मुल्क के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल जो थी संगीन रुख इख्तियार कर गई। अब अल्लाह ताला खैर करे। ये इसका कोई यानी किसी भी किस्म की कोई हल तलाश करने में हमारे जो अकाबरीन हैं वो नाकाम रहे हैं मुकम्मल तौर पे। और मैं भी ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि 50,000 रुपये लगते हैं एक सड़क बनाने में अगर खुद बनवाई जाए, और 5 करोड़ लगते हैं अगर सरकारी फंड से बनवाई जाए। ये इंटरेस्ट है हमारे अकाबरीन का कि इसमें अब कितना फ़ंड और होगा। जो पुराने नुकसानात हो गए हैं वो अच्छा इसमें साफ़ हो गए। ये जो है ना, ये हर चीज़ को हम ये कुदरती आफात कह के, कुदरत का बिल्कुल इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। आप देखें ना, ये जो अरेंजमेंट है इसके दौर में दूसरा बड़ा सैलाब 2022 में आया, तो उसके बाद क्या बना जी। और अब ये 2025 में आ रहा है, तो क्या होगा। तो ये असल में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारे अकाबरीन की, हमारी एलीट्स की बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जी। ठीक है ना, उनसे आप क्रिप्टो का पूछें, उनसे आप बाकी मामला पूछें, एलीट उनके शौक़ अलग है। बाकी तो ये है कि वो मतलब है कि इसको भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे फंड्स कितने आएंगे एक्स्ट्रा, और ये सारे वो ज़्यादा उनको, या अपने इलाकों में कोई ज़मीनें वमीनें, कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ, कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी और कितने हमने जो है वो ये दरख्त और ये बाकी सारे मामला। तो पानी का सैलाब आ रहा है, उसमें ठीक है कुदरती आफत है, सब कुछ है, लेकिन ये कि फिर आप ये भी देखते हैं ना कि उस मतलब किस तरह से पुल गिर रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं नीचे जी, और किस तरह से सड़कें बह रही हैं और लोग। तो अल्लाह ताला अपना करम करे। लेकिन इस मरहले पे जो एक गैर से, इसके पहले 2010 में भी सैलाब आया था पूरी, और ज़लज़ला पूरी कौम मोबिलाइज होती है। इस वक्त आपको कोई विल किसी किस्म की, सवाए लोग अपने आप को बचा रहे हैं या कोई इमदादी उनकी कार्रवाइयाँ कोई कर रहा है तो कर रहा है। बाकी वो जो एक होता है ना कि एक एज ए नेशन आप खड़े होते हैं कि जी कुदरती आफत, वो इससे ज़्यादा 2022 में बिल्कुल, यानी आपको बिल्कुल सिर्फ खबरें, मौसम ये हो गया, ऐसे हो गया, सैलाब आ गया, जो करना है लोग करें। बाकी ये है कि काबीना के इजलास और ये कमेटियाँ और वो कमेटी, वो चलता रहेगा सारा। और इतना वाज़े हो गया है अब ये हमारे एलीट और अवाम का डिस्कनेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि कभी आज तक इस तरह से हो रहा हो कि सारा दिन सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, उस पर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। करना क्या है, दूर रहें, बचाएं अपने आप को। मतलब सैलाब आ जाए, ऊपर से पानी आ जाए तो अपने आप को बचाएं, कहाँ जाएं कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला अपना करम करे, ये गुजर जाएगा। लेकिन आप इसमें सिर्फ ये देखें कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है आपकी, कितना डिसकनेक्ट है आपके एलीट में और आपके अवाम के अंदर, वो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इनसे दौरे भी चल रहे हैं, सियासत भी हो रही है, ठेके भी चल रहे हैं, सफ़ीरों से मुलाकातें हो रही हैं, ये हो रहा है फलां, मतलब वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। और बाकी जो है कहते हैं यार सब ये हो जाए सारा, तो फिर उसके बाद देख लेंगे जाके कहाँ पे ठेके शेके ये वो कर लेंगे। इससे ज़्यादा किसी को दिलचस्प नहीं है। ये पावर तो एक दफ़ा आती है ना, लोग तो मरते रहते हैं, अवाम तो मरते रहते हैं, पावर तो एक दफ़ा वसारत, पावर, सीट, ये तो एक दफ़ा नहीं ना, वो पब्लिक का तो होता रहता है। तो खैर है, ये उनकी सोच है। और हकीकत मैं बताऊँ, ये आप इनके बैठे हैं लीड में, तो अल्लाह ताला भी करम करे। ये इसका एक डैम्स का इशू है, सड़कें, रास्ते, कंस्ट्रक्शन के काम, कॉरिडोर्स, बहुत तवील मुद्दे, कनेक्टिविटी कैसे करनी है फ्यूचर में, क्या कुछ करना है। तो उसमें ये एक गैर संजीदगी जो है, एक तो ये है कि ठीक है कुदरती आफत है, क्लाइमेट पे ये सारा, लेकिन गैर संजीदा रवैये भी तो आप देखें ना, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है ना कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो ये अब मेरे ख्याल से आज रात को भी शायद पंजाब में ही ज़्यादा ज़ोर होगा, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह करे से ज़ोर टूटे, लेकिन फिर सिंध की तरफ इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और बस अल्लाह ताला अपना करम करे। केपी में ज़लज़ले के झटके भी आए हैं। ये मतलब है कि ये जो है ना आज की दुनिया में ठीक है क्लाइमेट चेंज से तबाहकारियाँ होती हैं, मगर इसमें बिल्कुल ही सारा का सारा आप क्लाइमेट पे डाल दें तो ये भी ज़्यादती है। अच्छा, इसमें जो है वो और क्लाइमेट चेंजेस से अगर नुकसान होते हैं तो गरीबों के क्यों होते हैं फिर जी, गरीबी क्यों मरता है, ये भी एक सवाल है ना। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि फिर वही बात कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है
जो कि इस वक्त रीजन में और ग्लोबल लेवल पे जो कि बहुत ही मिनट टू मिनट बहुत आम। एक तो ये कि अब इस रीजन से ज़रा शुरू करते हैं अपने आसपास से। तो पहले तो ये हुआ है कि अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कल कैबिनेट का इजलास किया है वो 3 घंटे तवील इजलास था कैबिनेट का उनका, और वो लाइव, उनका 3 घंटे लाइव उसकी वो सारे अमेरिका के जो नसियाती अदारे थे उन्होंने काबीना का इजलास लाइव दिखाया। उसमें हंसी मजाक भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, सारा वो उनकी काबीना का एक लाइव सेशन हुआ। उसमें वो क्या कमेंट्स दे रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, वो सारा वो लाइव किया। लेकिन इसमें जो दूसरी जो बात है उस पर मैं और कौन सी बातें निकल के आई हैं बड़ी सामने, उससे हट के जो है वो ये कि भारत पे 50% टैरिफ्स आयद हो गए। अच्छा, 50% टैरिफ्स आयद होने की वजह से भारत ने जो रशिया के साथ ऑयल में 17 बिलियन डॉलर्स उनको सेफ हो रहे थे, तो अब 37 बिलियन डॉलर्स का उनको लॉस। और ये जो है ये मामला इनको पहले हल कर लेना चाहिए था। इस वक्त आप इस तरह से सिर्फ समझें कि तमाम दुनिया के जो सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों पे टैरिफ्स आयद हुए हैं उनमें से एक, सेकंड स्लाइड अगर हम देखें तो उनमें ब्राज़ील और भारत है तमाम दुनिया में, और फिर सीरिया है, फिर लाओस है, फिर म्यांमार है, फिर स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, वो सारी बातचीत अपनी कर रहे हैं। लेकिन भारत और ब्राज़ील सबसे ऊपर जो है, और भारत सबसे ऊपर जो है वो तमाम दुनिया में जिस पे अमेरिका के टैरिफ्स आयद हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ये ज़हन में रखें कि ब्राज़ील अमेरिका का इत्तेहाद ही नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये देखना है इनको कि ये कैसे हुआ है, वही जो मैं होता है इसको डीप डाउन देखना है कि कैसे अमेरिका के साथ मामलात यहाँ तक बिगड़े। और उसके नतीजे में मैं आपको ये बताऊँ कि कई ऐसी उनकी जो कई सेक्टर्स हैं उनके जहाँ पर 50% नहीं होगा बल्कि 63.9% तक जो है वो टैरिफ्स आयद होंगे। और उसके नतीजे में मैं अगर ये 4th स्लाइड से दिखा सकूँ, इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं 2025 में, तो सी फूड सबसे ज़्यादा 2 बिलियन, तो ये 58.56, और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं ये 3 बिलियन, ये 54, और इसी तरह से टेक्सटाइल्स आप देखें तो 59%। तो ये जो है ये कुछ इस तरह से भी इनके साथ बात हो सकती थी कि कुछ जगहों पे ये छूट ले लेते, कुछ जगहों पर, तो वो सारा ही जो है अदर देन रिफाइंड पेट्रोलियम जो कि प्रोडक्ट्स वो जो 3.85, बाकी जो है ये ऑटो 26%, बाकी सारे ही जो हैं वो 50% से ऊपर हैं टैरिफ्स। तो उसके नतीजे में जो है वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देख रहा था अभी 33rd टेक्सटाइल यूनिट्स इन सूरत त्रिपुर हॉल्ट प्रोडक्शन, लार्ज स्केल जॉब लॉसेस सून या सीन। तो ये जो है ये जॉब लॉसेस हो रहे हैं वहाँ पे, और ज़ाहिर है टेक्सटाइल का तो काम उसमें इसी पे चलता है। और ट्रंप ने जो है ये उन्होंने ये कहा कि मैं फिर दोबारा कि मैंने जंग जो है वो रुकवाई पाकिस्तान और इंडिया की, और 7 जहाज़ अब वो कह रहे हैं कि भारत के गिरे, 7 जहाज़ 7 पे वो आ गए। फिर उनका ये जो इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बात है ना, टैरिफ सो हाई योर हेड्स गोइंग टू स्पिन, ये 34th। अब देखिए मैं उनके मीडिया को कोट करूँ तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मुखातिब कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो टैरिफ मैं लगाने जा रहा हूँ कि सर घूम जाएंगे सबके। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा दूसरा जो एक इशू साथ है, एक तो ये है कि अब टैरिफ्स के नतीजे में इकॉनमी ज़ाहिर स्लो होगी, बाकी जो भी मामला हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो है वो एक और मामला ऐसा है जो कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी 3rd में अगर यहाँ पे उनका एक्स पे मैसेज दिखा सकूँ, वो कहते हैं द करंट H1B वीज़ा सिस्टम इज़ अ स्कैम दैट लेट्स फॉरेन वर्कर्स फिल अमेरिकन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और हायरिंग अमेरिकन वर्कर्स should be priority of all great American businesses. Now is the time to hire Americans.
अच्छा, ये H1B वीज़ा जो है और वो जो ग्रीन कार्ड की लॉटरी या इनका जो लॉटरी का वो सारा ख़त्म हो रहा है अमेरिका में, और जो पुराने लोग उस पर गए हैं उसको भी शायद वो रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये जो H1B वीज़ा है ये बहुत अग्रेसिव इसके लिए मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार को जो है वो उनकी गवर्नमेंट को अग्रेसिव इसके लिए लॉबिंग करनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि ये इसका बड़ा दूरस्थ असरात होंगे। उनके जो टेक से ताल्लुक़ रखने वाले स्किल्ड वर्कर्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं जो उनके स्किल्ड जॉब्स के लिए उनके बहुत स्टूडेंट्स हैं सारे वो, और स्किल्ड बहुत ज़्यादा इंडिया से। मैं टेक में हमेशा कहता हूँ कि बहुत आगे हैं। तो वो उनको धचका लगा है बहुत बड़ा इससे, क्योंकि 72% जो H1B वीज़ा हैं वो इंडियन नेशनल्स को इशू होते हैं। अब देखिए ना, बात एक आपकी सियासत है, जो भी आपकी सियासत है, एक पूरे मुल्क का नुकसान है। तो मैं द हिंदू कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंडियन नेशनल्स रिसीव ओवर 72% ऑफ ऑल H1B वीज़ाज इशूड इन अक्टूबर 22 से सितंबर 23 तक। अब अगर इतना बड़ा झटका वो लग रहा है उनका, वो लगा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर तो एक प्रॉपर उनको एक यानी एक अपनी लॉबी करनी चाहिए थी। ये वीज़ा एक अलग इशू है, टैरिफ एक अलग इशू है, वो हर तरफ से जो है वो इंडिया जो है वो इस वक्त उनके ऊपर क्या मसला है उनका, मोदी जी का, ये खुद बता सकते हैं वो। और आप देखें ना कि वो अब इसको ज़ाहिर है उनकी अपोजिशन ही कह रही है। 25 अगर देखें इंडियन एक्सप्रेस, मोदी मेड मीगा नाउ महा हेडेक फॉर इंडिया, ठीक है ना। 25 ये कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है सियासत हो, लेकिन ये है कि वो 17 बिलियन के नतीजे में जो है वो 17 बिलियन का फ़ायदा हो रहा था, 37 बिलियन का इसमें लॉस है, ठीक है। और ये जो है ये अच्छा, ये जो मामलात हैं सारे, ये देखें क्यों हो रहा है इंडिया पे। इंडिया पे इसलिए हो रहा है कि वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, इसीलिए हो रहा है ना कि रशिया से वो ऑयल ले रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए हैं कि वो जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। आज की दो जो कहते हैं ना कि एक्सक्लूसिव स्कूप्स हैं दो, और तकरीबन दोनों एक ही हैं। वो ये है कि अगर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैं कोट कर रहा हूँ, 41 क्यों लगी पाबंदियाँ। इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से, लेकिन अमेरिकन फर्म्स डायरेक्टली रशिया से ऑयल के मुआहदे करने के लिए सरगर्म है और एक्टिव हो चुकी हैं। यानी अमेरिका डायरेक्ट रशिया से ऑयल, वॉल स्ट्रीट जर्नल 41 उनकी जो एक्सॉन मोबिल है उन्होंने रोजनेफ्ट के साथ बातचीत दोबारा शुरू कर दी है, और वो जो है वो वापस जा रहे हैं रशिया, इसलिए कि वो वहाँ पे रोजनेफ्ट के साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। और इसी को अगर हम दूसरी देखें एक्सक्लूसिव, ये भी उनका स्कूप है, ये भी स्कूप है, ये रॉयटर्स, यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स डिस्कस्ड एनर्जी डील्स अलोंगसाइड लेटेस्ट यूक्रेन पीस टॉक्स। जब पीस टॉक्स हो रही थी यूक्रेन पे, तो साथ ही दोनों में एनर्जी डील हो रही थी। कौन सी एनर्जी डील जिसकी वजह से इंडिया को पे टैरिफ लगे हैं? वो जनाब एक्सॉन मोबिल के लोग। और कहां पर वो एक्टिव हैं? एक्सॉन मोबिल कहां पे एक्टिव है? रशिया के। अमेरिका और रशिया डायरेक्ट ऑयल के ऊपर काम वो कर रहे हैं बिल्कुल। अगर आप चले जाए ना, 5th हम उठाएं, यहाँ पे मैप देखें तो ये बिल्कुल जो पैसिफिक साइड पे उनके जो ये जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ये फर्म्स एक्टिव हो गई दोबारा एक्सॉन की। और ये जो है ये उनका सेकेलिन 1 रिग 6th अगर हम देखें मैप में तो ये हमें एक नज़र आएगा। ये शेल ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे काम कर रहे थे, एक्सॉन भी काम कर रहा था, लेकिन फिर ये हुआ कि पाबंदियाँ लगीं तो ये निकल गए, लेकिन एक्सॉन वापस आ रहा है और ये अपना काम शुरू करेगा। और इसमें जो है ये अपना ये काम स्टार्ट करेगा वो दोबारा। और 6th में देखें तो हमें ये
सेकलिन 1 रिग पे भी शुरू कर देगा और सेकलिन आइलैंड्स हैं सामने, बिल्कुल ये रशिया है, आप समझें कि ये बिल्कुल नॉर्थ है, ठीक है ना, और वहाँ पर जो है ये दोबारा से काम शुरू कर देगा। आर्कटिक से दूर है लेकिन बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल ये बहुत नॉर्थ है, बहुत नॉर्थ है, ठीक है। अच्छा, आर्कटिक ही है ऊपर बस, इसके वहाँ पर ये दोबारा जो एक्सॉन मोबिल है अमेरिका की, ये दोबारा बातचीत इनकी शुरू हो गई है और अनकरीब जो है ये पाइपलाइंस, और पहले भी काम कर रहे थे, फिर ये जब जंग छिड़ी और हुआ सारा तो ये वापस चले गए थे, अब ये वापस आ गए और ये काम शुरू करेंगे। और ये जो है ना, ये सी ऑफ जापान से ऊपर है, जो मैंने कल बात की थी ना हमने कि ईस्ट चाइना सी, उससे नॉर्थ है, उसका भी नॉर्थ है, साउथ चाइना सी है, फिर ईस्ट चाइना सी है, फिर ये उससे ऊपर जो है ये जो है ना, ये तारतारी स्टेट से जो है ये अपना तारतार से ऊपर जाएं और फिर ऊपर जाने के बाद जो है ये बिल्कुल आपको ये आइलैंड और ये सारी जगह नज़र आती हैं। तो यानी जापान बहुत नीचे है इसके, ठीक है, जापान और ये सारे कोरिया हो रही। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो बिल्कुल नॉर्थ में ये जो ऑयल की ड्रिलिंग और सारी जो पाइपलाइंस हैं वो अमेरिकन वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और मेरी तरह ये पहुँच भी गए हैं वहाँ पे। अब जिस ऑयल को ख़रीदने पे इंडिया समझा नहीं पाया अमेरिका को, वो ऑयल अमेरिका और रशिया जो है वो डायरेक्ट उनके मामलात हो गए और वो आगे वहाँ पर डीलिंग विलिंग शुरू हो गई और उसमें जाहिर है कि अमेरिका का फ़ायदा होगा, रशिया का भी फ़ायदा होगा, इंडिया दरमियान में दरमियान। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि H1B वीज़ा के ऊपर बहुत अग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। और तीसरी जो बात है वो ये है कि SCO समिट में जाने से पहले शायद जापान का विज़िट, और जापान का भी विज़िट हो सकता था कि आप उसमें क्वाड का जिक्र ना करते तो क्वाड का भी जिक्र कर लिया, हालांकि वो जापान खुद इस वक्त बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जापान में, और साउथ कोरिया वो जो कल मिलिट्री बेसिस को लैंड लेने वाली बात थी तो वो वहाँ पे देख रहे हैं, तो मुल्क इस वक्त अपने आप को संभाल रहे हैं। तो उस वक्त ये कि क्वाड बनेगा, और एक क्वाड तो एक उसको एक एशियन नेटो का नाम दिया हुआ है ना, तो वो जो है इस वक्त ये बात शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं करनी चाहिए थी, तो बात वहाँ पे मैसेज अच्छा जाता।